हेलो एवरीवन। मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है पूस की रात, जो कि बहुत फेमस कहानियों में काउंट होती है। कहानी की शुरुआत होती है हल्कू से। हल्कू ने आकर अपनी पत्नी से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं। किसी तरह से गला छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी। यह सुनकर वह पीछे मुड़कर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, अगर उन्हें दे दोगे तो कंबल कहाँ से आएगा। माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी। इससे कह दो फसल पर रुपए दे देंगे, अभी नहीं। यह सुनकर हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। वह सोचने लगा, पूस सिर पर आ गया है। कंबल के बिना घर में रात को वह किसी तरह से नहीं सो सकता। लेकिन सहना मानेगा नहीं। घुड़कियां जमाएगा, गालियां देगा। बला से जाड़ों मरेंगे, बला तो सिर से टल जाएगी। यह सोचता हुआ वह पत्नी के पास आ गया और खुशामद करके बोला, ला दे दे, बला तो छूटे, कंबल के लिए दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके सामने से दूर हट गई और आंखें दिखाते हुए बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनो कौन सा उपाय करोगे। कोई खैरात देगा कंबल, ना जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकने ही नहीं आती। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, मर मर कर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है, पेट के लिए मजदूरी करो। मैं रुपए नहीं दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो फिर क्या करूं, गाली खाऊं। मुन्नी गुस्से से बोली, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है। लेकिन यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई बोहें ढीली पड़ गई। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था, मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। मुन्नी ने जाकर आले में से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ में देती हुई बोली, लो ये रखो और छोड़ दो खेती। मजदूरी में सुख से एक रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की धोस तो नहीं रहेगी। अच्छी खेती है, मजदूरी करके लाओ, वह उसी में झोंक दो, उस पर से धोस। हल्कू रुपए लेकर वहां से चला गया, मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजूरी से एक एक पैसा काट काट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे। वह आज निकले जा रहे थे। एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। पूस की अंधेरी रात थी। आकाश में तारे ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे उख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खाट पर अपनी पुरानी गाड़े की चादर ओढ़े कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी के कू कू कर रहा था। दोनों में से एक को भी नींद नहीं आ रही थी। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है। कहता तो था कि घर में पुआल पर लेटा रहे, तो यहाँ क्या लेने आए थे। अब खाओ ठंड, मैं क्या करूं। जानते थे मैं यहाँ हलवा पूड़ी खाने आ रहा हूँ। दौड़े दौड़े आगे चले गए। अब रो नानी के नाम को। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कू कू को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जमाई लेकर चुप हो गया। उसकी श्याम बुद्धि ने शायद ताड़ लिया, स्वामी को मेरी कू कू से नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ को सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, वरना ठंडे हो जाओगे। उठूं फिर एक चिलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे। 8 चिलम तो पी चुका। यह खेती का मजा है। और एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गंदे, लिहाफ, कंबल, मजाल है कि जाड़े का गुजर हो जाए। तकदीर की खूबी है, मजदूरी हम करें, मजा दूसरे लूटे। यह कहकर हल्कू उठा और गड्ढे में से जरा सी आग निकालकर चिलम भरने लगा। हल्कू ने चिलम पीते हुए जबरा से कहा, पिएगा चिलम। जाड़ा तो क्या जाता है, जरा मन बहल जाता है। आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना, तब जाड़ा नहीं लगेगा। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और यह निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब की सो जाऊंगा। किंतु एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट, लेकिन जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह ना रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे गोद से चिपकाए हुए सुख का अनुभव कर रहा था, जो इधर महीनों से उसे ना मिला था। जबरा शायद समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक न थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी ही तत्परता से गले लगाता। वह अपनी दीनता से आहत न था, जिसने आज उसे इस दशा में पहुंचा दिया। नहीं,
इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे। उसका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसे एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी, जो हवा के ठंडे झोंकों की तुच्छ समझती थी। वह झटपट उठा, छतरी के बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चुमकार कर बुलाया, लेकिन वह उसके पास ना आया। वह हार के चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भौंकता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत ही फिर दौड़ पड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धधकना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम ना हुई। ऐसा जान पड़ता था कि सारा खून जम गया हो। धमनियों से रक्त की जगह हिम बह रहा है। उसने आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है? सप्तऋषि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े। ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। अभी पहर भर से ऊपर रात है। हल्कू के खेत से कोई एक गोली के टप्पे पर आम का बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में आम की पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा, चलकर पत्तियां इकट्ठा करूं और उन्हें जलाकर खूब आग तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखे तो समझे कोई भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो। लेकिन अब तो बैठे ही नहीं जाता। यह सोचकर उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बाग की तरफ चला गया। जबरा ने उसे आते देखा तो उसके पास आकर दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बाग में पत्तियां बटोरकर आग तापे। तांते हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे। अभी तो रात काफी है। यह कहकर हल्कू जबरा को लेकर बाग की ओर चल दिया। बाग में बहुत अंधेरा था और अंधेरे में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जा रहा था। वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप टपक रही थी। तभी एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, कितनी अच्छी खुशबू है जबरू, तुम्हारी नाक में भी सुगंध आ रही है। जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी मिल गई थी। वह उसे चिचोड़ रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। कुछ ही देर में उसने पत्तियों का ढेर लगा दिया। ठंड के मारे उसके हाथ पैर ठिठुर रहे थे। इसी अलाव से वह ठंड को जलाकर भस्म कर देना चाहता था। कुछ देर में अलाव जल उठा। उसकी लो ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस स्थित प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम हो रहे थे मानो अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए हों। अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतार कर बगल में दबा ली और दोनों पांव फैला लिए, मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जी में जो आए सो कर। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय पर्व की हृदय में छिपा ना सकता था। उसने जबरा को कहा, क्यों जबरा, अब ठंड तो नहीं लग रही है ना? जबरा ने कू कू करके मानो कहा कि अब क्या ठंड लगती ही रहेगी क्या? अगर यह उपाय पहले ही सोचा होता तो इतनी ठंड क्यों खाते? हल्कू ने कहा, अच्छा आओ इस अलाव को कूद कर पार करें, देखिए कौन निकल जाता है। अगर जल गए बच्चा तो मैं दवा दारू नहीं करूंगा। मुन्नी से कल ना कह देना, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी। यह कहता हुआ वह उछला और अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा लपट लगी, लेकिन वह कोई बात नहीं थी। जबरा आग के इर्द गिर्द घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ। तब हल्कू ने उससे कहा, चलो आग के ऊपर से कूद कर आओ। जबरा कूदा और अलाव के उस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थी। बगीचे में फिर अंधकार छा गया। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी, जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती थी, लेकिन एक क्षण में फिर आग बंद कर देती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली। गरम राख के पास बैठा हुआ गीत गुनगुनाता रहा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, लेकिन ज्यों ज्यों ठंड बढ़ती जाती थी उसे आलस से दबाए लेता था। तभी जबरा भौंकता हुआ खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा लगा कि जानवरों का कोई झुंड उसके खेत में आया है। शायद नील गायों का झुंड था। उसने कूदने दौड़ने की आवाजें साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा लगा कि वह खेत में चर रही है। उनके चबाने की आवाज चढ़ चढ़ सुनाई देने लगी। तब उसने मन ही मन कहा, नहीं, जबरा के होते हुए कोई जानवर मेरे खेत में नहीं घुस सकता। वह उन्हें नोच डालेगा। कहीं मुझे भ्रम तो नहीं हो रहा है? अब तो कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा। शायद मुझे धोखा हुआ। फिर वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, जबरा जबरा। जबरा भौंकता रहा, लेकिन उसके पास नहीं आया। फिर तभी हल्कू के खेत के चरे जाने की आहट मिली।
जब वह अपने को धोखा ना दे सका, उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसा दंदाया हुआ बैठा था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असूझ जान पड़ा। वह अपनी जगह से ना हिला। जानवर खेत चर रहे थे, फसल तैयार थी, कैसी अच्छी खेती थी, लेकिन ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। हल्कू अब पक्का इरादा करके उठा। 2-3 कदम चला ही था, तभी अचानक हवा का एक ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक का सा झोंका लगा। वह फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेद कर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। जबरा लगातार भोंकता जा रहा था। नील गाय खेत का सफाया करती रही और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा रहा। अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों ओर से जकड़ रखा था। फिर वह उसी गर्म राख के पास चादर ओढ़कर सो गया। प्रातःकाल जब उसकी आंख खुली तो चारों तरफ धूप फैली हुई थी। मुन्नी कह रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। मुन्नी की बात सुनकर हल्कू उठ बैठा और बोला, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ मंडिया डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बहाना बनाते हुए कहा, मुन्नी, मैं मरते मरते बचा और तुझे अपने खेत की पड़ी है। मेरे पेट में इतना दर्द हुआ मैं ही जानता हूँ। फिर दोनों खेत के डांड पर आए, देखा सारा खेत रौंदा पड़ा हुआ है और जबरा मंडिया के नीचे चितलेटा पड़ा है। ऐसा लगता था कि जैसे मर गया हो। खेत की दशा देखकर मुन्नी के मुख पर उदासी छाई हुई थी, लेकिन हल्कू खुश था। मुन्नी उदास होकर बोली, अब मजदूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुद्रा में कहा, रात की ठंड में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा ना। इस कहानी के माध्यम से बताया गया है कि कैसे एक गरीब किसान जो अत्यंत ही गरीब है, वह किस तरह जीवन के कठिन संघर्षों से जूझता है। प्रेमचंद जी इस कहानी के माध्यम से ये समझाना चाहते हैं कि प्रकृति के कठोर आपदाओं का गरीब किसान सामना नहीं कर पाते, फलस्वरूप वो अपना सब कुछ गवा बैठते हैं, प्रकृति की कठोरता के आगे हार जाते हैं। या तो वो खेती छोड़ना बेहतर समझते हैं या फिर मरना। आई होप ये कहानी आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि आप लोग कहानी तो देखने आते हो लेकिन इसको सब्सक्राइब करना और लाइक करना भूल जाते हो, तो इस बार बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।